हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों अब। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने हमसे ही क्रिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस की बात हम करने जा रहे हैं, राइट? हमने नेचर में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़, ऐसे बहुत सारे रोल्स प्ले कर दिए हैं जो आज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन चुके हैं। हमने नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया बेटा, इतना ज़्यादा कि आज उसमें कई तरीके के कंटामिनेशंस हो गए, कई तरीके के इश्यूज़ क्रिएट हो गए और उन्हीं इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। भई एनसीईआरटी ने कुछ सोच समझ के रखा होगा ना, काउंसिल ने कुछ सोच समझ के रखा होगा ये चैप्टर आपके सिलेबस में, राइट? तो वो क्या है बेसिकली, जो हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं नेचर से रिलेटेड, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, किसी से भी रिलेटेड जो इश्यूज़ हमने क्रिएट किए हैं, हमारी एक्टिविटीज़ के कारण नेचर ने जो सफ़र किया है, अब उसके सॉल्यूशन भी हम ही को देने पड़ेंगे, राइट? तो वो सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं बेटा, ऑफ कोर्स हम दे रहे हैं। पहली बात तो हम खुद कुछ अवेयरनेस कैंपेन वगैरह सब कुछ लगाकर कि नहीं भई अब हमें और पॉल्यूट नहीं करना है नेचर को, कुछ इस तरीके के कैंपेन्स लगाकर हम एक दूसरे को अवेयर कर रहे हैं इन सभी चीज़ों से, और हम काफ़ी हद तक उसमें सक्सेसफुल भी हैं। भई याद कीजिए, अभी तो पूरे इंडिया में क्लीनलीनेस ड्राइव चल रही है, इज़न्ट इट? आप भी उसका एक पार्ट हैं, आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे और कर ही रहे होंगे, आई होप सो, है ना? क्या कंट्रीब्यूशन है बेटा आपका? एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन ना, कि हमें लिटर्स इधर-उधर नहीं स्प्रेड करने हैं, हमें कचरा इधर-उधर नहीं फैलाना है। तो ये जो आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, इससे ओवरऑल ज़रा सोच के देखिए बेटा, पूरे एनवायरनमेंट, पूरे इकोसिस्टम के सभी ऑर्गेनिज़म्स कितने सेफ हो जाएँगे, कितने हेल्दी हो जाएँगे। आज आप पढ़ते हैं कितने सारे ऐसे केसेस हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ के कारण, हम आजकल सी सेलिंग, ओशन सेलिंग करते हैं, राइट? तो अब जब हम वहाँ जाते हैं, हम चीज़ें भी डंप करते हैं, हमें लगता है कि यार ठीक है, कचरा हमसे दूर हो गया है, समुद्र में कहाँ जाके मिलेगा कुछ पता नहीं। यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको पता है कि इस कचरे के बारे में आपको और मुझे तो जानकारी है, तो हम कभी भी प्लास्टिक को नहीं कंज्यूम करने वाले। बट थिंक अबाउट ऑल दोज़ एक्वेटिक एनिमल्स। भई उन्हें तो ये सारा कचरा, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। व्हेन दे गल्प इट, जब उसे निगल लेते हैं, खा लेते हैं, तो उनके शरीर में वो कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और यही हो रहा है। यही हमारे केमिकल्स के यूज़ के कारण नेचर ने कई ऑर्गेनिज़म्स को खोया है, सफ़र किया है। इज़न्ट इट? हमें अब इसी पे काम करना है। इसीलिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की हार्मफुल एक्टिविटीज़ के कारण जो वाटर, एयर, सॉइल, इन सभी में कंटैमिनेशन, सभी में पोल्यूशन हुआ है, हमें उससे डील करना है, हमें उसे ठीक करना है। देखें ज़रा, हम क्या-क्या टाइप के पोल्यूटेंट्स जो हैं वो नेचर में रिलीज़ करते हैं, या क्या-क्या टाइप के ये इश्यूज़ हैं जिन्हें हम एड्रेस करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा इश्यू है मेरे पास पोल्यूशन। ये पोल्यूशन बहुत अलग-अलग तरीके का हो सकता है बेटा। ये पोल्यूशन एयर का हो सकता है, सॉइल का हो सकता है, वाटर का हो सकता है ना? मतलब किसी भी तरीके का पोल्यूशन ओवरऑल मैं पोल्यूशन में ही डालूँगी। इवन इट कुड बी नॉइज़ पोल्यूशन, है ना? आजकल तो ये भी एक सबसे बड़ा इश्यू है हमारे सामने, राइट? फिर देखिए, दूसरा टाइप का प्रॉब्लम, दूसरे टाइप का मेजर इश्यू मेरे पास क्या है जिससे पूरा वर्ल्ड परेशान है, एंड दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, राइट? आपको पता है ना ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो ओवरऑल टेम्परेचर का राइज़ होना है, अर्थ पे जो ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है, 2 टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड का जो राइज़ हुआ है, उसके कारण पता है आपको तो लग रहा होगा मैडम 2 से 3 डिग्री तो है, कौन-सी बड़ी बात है, इज़न्ट इट? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी काफ़ी है पोलर आइस कैप्स को मेल्ट करने के लिए। वो मेल्ट हुए तो वाटर का लेवल बढ़ गया, राइट? वाटर का लेवल ये कहाँ बढ़ेगा बेटा? ये रिवर्स में, ओशंस में यहीं बढ़ने वाला है, और इसीलिए हमारे पास अचानक से आए हुए फ्लड्स और ये सारे केसेस हैं, इज़न्ट इट? तो बेसिकली ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये ओवरऑल टेम्परेचर राइज़ का इश्यू है जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, जो सभी को तकलीफ़ दे रहा है। हमें इसे इश्यू करना है, इसे एड्रेस करना है, आई मीन सॉरी। देन वी हैव सॉलिड वेस्ट। दुनिया भर के सॉलिड वेस्ट हमने रिलीज़ किए हुए हैं, इज़न्ट इट? सीवर लाइन्स के बारे में सोचिए ज़रा। जो सीवर लाइन्स होती हैं, हम तो उनमें भी कचरा डालने से छूटते नहीं हैं, चूकते नहीं हैं। हम तो वहाँ पे भी सब कुछ डंप करते आ रहे हैं, इज़न्ट इट? अब उससे का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए बेटा? सीवेज जो है इट इज़ कंप्लीटली ऑर्गेनिक इन नेचर, और अगर वो ऑर्गेनिक है, तो उस ऑर्गेनिक के ऊपर माइक्रोब्स काम करेंगे, माइक्रोब्स काम करके उसे डिग्रेड, डिकम्पोज़ करेंगे, इज़न्ट इट? और इस तरीके से कचरे की कमी आने लगेगी, कचरा कम हो जाएगा अर्थ के ऊपर से, है ना ये फ़ायदे की बात? हमने तो उल्टा ही काम कर दिया। हमने क्या किया? हमने उन सीवर लाइन्स में कुछ प्लास्टिक्स और इन सभी चीज़ों का कंटामिनेशन डाल दिया, उन सभी चीज़ों को डंप कर दिया,
है ना, हम कभी भी थ्रो कर देते, कभी भी डाल देते। इससे क्या हुआ, उन माइक्रोब्स की एक्शन में कमी आने लगी। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वी नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। हमें इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन चाहिए। तो सॉलिड वेस्ट को भी मिनिमाइज़ करना है बच्चों, क्योंकि सॉलिड वेस्ट हर घर में निकल रहा है। और आप ज़रा क्वांटिटी देखेंगे ना, अच्छी खासी क्वांटिटी मिलेगी आपको, तो हमें उतनी क्वांटिटी बेयर नहीं करना है, वी कैन नॉट, राइट। सो यू नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मुझे कोल, ऑयल, पेट्रोल, डीजल ये सब मिल गए तो मैं बड़ी खुश हो गई। अरे वाह, अब तो मेरे पास इतना फ्यूल हो गया, इतना फ्यूल हो गया कि मैं 10 मिनट के रास्ते के लिए, 5 मिनट के रास्ते के लिए भी गाड़ियों का यूज़ करूँगी। गाड़ी उठाई, ऑन किया इंजन और बस चल पड़े, है ना, कितना आसान है, कोई मेहनत ही नहीं लगी मुझे। लेकिन पता है इन सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है? एक तो पॉल्यूशन, दूसरा ये जितने भी रिसोर्सेज थे जो बड़ी मेहनत से हमने एक्सट्रैक्ट किए थे अर्थ में से, वो सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होने लगे, एग्जॉस्ट होने लगे, ख़त्म होने लगे। और अब इनके ख़त्म होने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया है कि हमारे पास ओवरऑल रिसोर्सेज की कमी बन गई है, राइट। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कवर को रिमूव करना, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं इनको कम करना, ख़त्म कर देना, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बेटा क्यों इशू है? सबसे पहली बात तो मेरे प्लांट्स जो हैं ये कार्बन ऑक्सीजन साइकिल को कंट्रोल करते हैं नेचर में। मैंने अगर ट्रीज़ को कट कर दिया, फेल डाउन कर दिया, तो उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, ये साइकिल्स नहीं चल पाएंगी ठीक से। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन का लेवल अगर एटमॉस्फेयर में कम हो गया तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में डिफ़िकल्टी होगी, इज़न्ट इट? जितना भी पोल्यूशन हम रिलीज़ कर रहे हैं, वो पोल्यूशन मतलब स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड ना बेटा, तो आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का तो बैलेंस जो है वो हमारा नेचर, हमारे प्लांट्स करते हैं, हमारे फॉरेस्ट करते हैं। याद कीजिए, हमने पढ़ा है अमेज़न फॉरेस्ट को हमने लंग्स बोला है ना? क्यों बोला था बेटा? क्योंकि वो फॉरेस्ट क्या करते हैं, उन गैसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ऑक्सीजन, CO2 इनके लेवल को बैलेंस करने के लिए मुझे ट्रीज़ की ज़रूरत है, फॉरेस्ट की ज़रूरत है। मैंने तो क्या कर दिया, डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन से अल्टीमेटली प्लांट्स जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर ख़त्म होने से पोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ता ही चला गया, राइट। अब हमें जो भी सॉरी जो भी डिग्रेडेशन और डिप्लीशन हमारी एक्टिविटीज़ के कारण हुआ है, उन सब को रेक्टिफाई करना है, उन सभी प्रॉब्लम्स को अब ख़त्म करना है। तो नाउ वी विल बी लुकिंग फॉर सम सॉल्यूशंस। तो देखते हैं ज़रा वो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इस पोल्यूशन के लिए मैं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी। तो पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है देख लेते हैं। पहले तो पोल्यूशन क्या है ये देख लें। पोल्यूशन का मतलब है बेटा जो ओवरऑल क्वालिटी है ना, क्वालिटी होती है ना किसी भी चीज़ की, हम क्वालिटी चेक करते हैं। जब मेडिसिन्स बनाई जाती हैं तो मार्केट में भेजने के पहले, इंसानों को देने के पहले उनका क्वालिटी चेक होता है। भाई चेक तो कर लो जो आपने बनाया है अच्छा बनाया है कि नहीं, है ना। अगर आप बिना क्वालिटी चेक करे किसी भी चीज़ को मार्केट में रिलीज़ कर देंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फीडबैक जनता देगी, है ना। लोग बोलेंगे अरे ये मेडिसिन इतनी हार्मफुल थी, इतनी पॉइजनस थी, हम लोगों ने खाया और खाते ही किसी की डेथ हो गई, राइट। तो ये संभव नहीं है बेटा, इसीलिए हम क्वालिटी चेक किए बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हमें मेडिसिन को चेक करना पड़ेगा, क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। अब अगर मैं पोल्यूशन पे इस बात को लेके आऊँ तो पोल्यूशन का मतलब क्या, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, सॉइल और एनीथिंग व्हेन इट गेट्स हैम्पर्ड, उसकी फिजिकल, केमिकल दोनों क्वालिटीज़ में अगर किसी भी तरीके का नुकसान होता है, किसी भी तरीके की कमी आती है, तो उसे मैं कहती हूँ पोल्यूशन। तो अनडिज़ायरेबल चेंज, भाई मेरी इच्छा नहीं थी कि ऐसा हो, है ना, बिल्कुल इच्छा नहीं थी मेरी कि ऐसा हो, लेकिन हुआ। अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, इवन बायोलॉजिकल, क्योंकि पोल्यूशन का इम्पैक्ट बायोलॉजी पे भी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी होता है। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर और सॉइल। भाई क्यों बायोलॉजिकल बोला बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग। तो तुम मुझे ज़रा सोच के बताओ, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में नहीं रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं, ऑफकोर्स रहते हैं। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड पे नहीं रहते हैं? अरे बिल्कुल रहते हैं, हम हैं, है ना, हम टेरेस्ट्रियल ही तो हैं। एयर में नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। समझ गए मेरी बात?
तो मैंने क्या कहा, बायोलॉजिकल क्वालिटी या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी हैम्पर अगर करे तो उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। एनीथिंग, एनी अनडिज़ायरेबल चेंज, है ना। इसके कई पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं बेटा, और उन पॉजिटिव एजेंट्स को मैं कुल मिला के कहती हूँ पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एजेंट्स होना जो एजेंट्स एयर की क्वालिटी को ख़त्म करेंगे, सॉइल की क्वालिटी को ख़त्म करेंगे, उसके अंदर कुछ अनडिज़ायरेबल चेंजेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, इन्हें मैं कह दूंगी पॉल्यूटेंट्स। सो पॉल्यूटेंट्स क्या हैं बच्चों? पॉल्यूटेंट्स मतलब जो पॉल्यूशन कॉज करेंगे, राइट। दिस पॉल्यूटेंट्स कुड बी एनीथिंग। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1986 में इस एक्ट को हमने लॉन्च किया था। ये रूल, ये लॉ 1986 में बना था, जहाँ पे हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के कई सारे रूल्स फॉर्मुलेट किए थे, और ये रूल्स ऑन एन एवरेज सभी को फॉलो करने हैं, राइट। ये कंट्री वाइज फॉलो होते हैं, पूरे वर्ल्ड में फॉलो होते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डेवलप किया गया था इन ऑर्डर टू प्रिपेयर टू प्लान सम स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, है ना। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी आज की तारीख में बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना। भाई रेडियो एक्टिविटी जब मैडम मैरी क्यूरी ने और पेरी क्यूरी ने डिस्कवर की थी, निकाली थी, खोजी थी, हमें बताई थी, तब तो हमें बड़ी खुशी थी कि भाई ये हो जाने से तो मेडिकल फील्ड में धूम मच जाएगी। कई लोग जो ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जो क्योरेबल नहीं है, आसानी से अब क्योर हो जाएंगे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं, हमारी ये सोच वहाँ उस लेवल तक तो ठीक थी, लेकिन आज जो हम रेडियो एक्टिविटी को इतना लार्ज स्केल पे यूज़ कर चुके हैं कि हमने बॉम्ब्स बनाना शुरू कर दिए, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी हमें तकलीफ भी देगी। सो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पोल्यूशन, ए ह्यूज पोल्यूशन इनफैक्ट। बाकी के पोल्यूशंस के बारे में मैंने आपसे बात की ही है, हम और आगे भी करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारे सारे टाइप के पोल्यूशन है जो हमने समराइज किए हैं, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, है ना, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब देखिए ज़रा, कोई भी कंटामिनेंट्स जैसे टॉक्सिक गैसेस हो गई मेरे पास, है ना। टॉक्सिक गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स हो सकते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। तो अगर किसी भी तरीके के हार्मफुल कंटामिनेंट्स, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, है ना, जैसे कैडमियम है, मर्क्यूरी है, ये कुछ हैवी मेटल्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ टॉक्सिक गैसेस हैं, कुछ पर्टिकुलेट्स हैं। पर्टिकुलेट्स मतलब दे मे रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, उन्हें हम सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। हालांकि दे मे रिमेन सस्पेंडेड, है ना। तो पर्टिकुलेट्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो कि अर्थ में पॉल्यूटेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की क्वालिटी, सॉइल की, एयर की, इनकी सबकी क्वालिटी को क्या कर रहे हैं? डिग्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे हार्मफुल कंटामिनेंट्स जो आप रिलीज कर रहे हैं, इनसे ओवरऑल पॉल्यूशन हो रहा है। इसके कुछ कॉजेज हैं, जैसे आप देखिए, आपने एक हार्मफुल केमिकल रिलीज़ किया, कुछ हार्मफुल गैसेस आपने रिलीज़ की। कैसे की बेटा? आपने ऑटोमोबाइल्स में फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया, कंबशन किया। तो जब आपने इनका कंबशन किया, इसके कंबशन से हार्मफुल गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होना शुरू हो गई, और यही हमारे लिए पॉइंट ऑफ या एक पोल्यूशन का जो है एक सोर्स बन गया, इज़न्ट इट। उसके बाद माइनिंग ऑपरेशंस, आपको पता है बड़े बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं, माइंस में एक्सप्लोजिव्स यूज़ किए जाते हैं और ब्लास्ट करके चट्टानों को तोड़ दिया जाता है, सो दैट हमें आसानी हो वहाँ से उन मिनरल्स को, जिनकी हमें इच्छा है जो वहाँ पे मिलते हैं, उन मिनरल्स को रिकवर करने की, इज़न्ट इट। अब अगर रिट्रीव करने की, अब अगर ये माइनिंग ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, तो इन माइनिंग ऑपरेशंस में भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है ना। साउंड पोल्यूशन तो होता ही है, लेकिन ठीक है, साउंड पोल्यूशन में ऐसा बोल सकती हूँ कि कांस्टेंट नॉइज़ नहीं है, इसलिए इट इज़ ओके, वी कैन बेयर विद इट। लेकिन एयर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो हमें ये भी नहीं होने देना है। एग्जॉस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, आप कोई भी इंडस्ट्री देखिए, ज़रा याद कीजिए बेटा, मथुरा के पास में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट निकलता है, इतना पोल्यूशन निकलता है कि उस पोल्यूशन के कारण उस एरिया में एसिड रेन हुआ था, याद आता है। और उस एसिड रेन से हमारा जो द ताज है ना, वो द ताज डैमेज होने लगा। ताजमहल का मार्बल करोड़ होने लगा उस एसिड रेन के कारण। और वो एसिड रेन किसके कारण हुई थी बच्चों?
हमारे कारण। कैसे हमारे कारण? क्योंकि वहाँ की जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है, एक तो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है और वहाँ की माइनिंग इंडस्ट्रीज़ से जो पोल्यूशन रिलीज़ हुआ, इट वाज़ वेरी कांस्टेंट एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट वाज़। बस उसी से ओवरऑल क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो गई। आई होप दिस इज़ क्लियर, है ना? ईज़ी है, समझने के लिए बहुत आसान है। चैप्टर में से हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। आइए ज़रा इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन पे आते हैं। इफ़ेक्ट्स का मतलब है कि आपकी हेल्थ पे इनका क्या असर होने वाला है। सबसे मेजरली तो बेटा हेल्थ पे ही होता है, ठीक है? हमारी इकोनॉमी वगैरह तो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट देन हमारी हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भई हम हैं तो फिर पूरी दुनिया है, इज़न्ट इट? जब आप ही का स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो आप अपने आस-पास क्या ही चीज़ें इमेजिन करेंगे और क्या ही फ्यूचर प्लान्स करेंगे। तो जब ये जब पोल्यूटेंट्स रिलीज़ हो रहे थे तो इन पोल्यूटेंट से बहुत सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स होने लगे हमारे शरीर में। सबसे पहला हेल्थ इफ़ेक्ट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होना, है ना? आपने किसी चीज़ को इन्हेल किया बेटा, अब आप किसी भी चीज़ को इन्हेल कर लें, चाहे तो आप सड़क के आस-पास आपका घर बना हुआ हो और आप पूरा जो दिन भर की गंदी हवा है उसे इन्हेल कर रहे हैं, तो भी आप पोल्यूशन में हैं। है ना? या आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं विच इज़ क्वाइट कॉमन, तो वो भी आपके लिए एक पोल्यूशन है। भाई सिगरेट स्मोकिंग कॉन्स्टेंटली एक स्मोक रिलीज़ करती है और ये स्मोक आपके लंग्स में जाकर इकट्ठा हो जाता है ना? ये स्मोक जब आपके लंग्स में इकट्ठा हो रहा है तो धीरे-धीरे आपके लंग्स में एक्यूमुलेट होकर आपके लंग्स को डैमेज करेगा। तो अल्टीमेटली जो एल्वियोलाई हैं उनकी इलास्टिसिटी वगैरह सब कुछ ख़त्म होने वाली है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइप के पोल्यूटेंट से भी दूर रहें। तो हमारे पास अगर ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहे हैं तो ये हमारे हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, ये ओज़ोन लेयर को डैमेज कर सकते हैं। कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को डैमेज करते हैं। हमारे नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, राइट? अगर सॉइल का कंटामिनेशन होगा बेटा तो सॉइल की कंटामिनेशन से बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोज़ोआ इन सब का नंबर काफ़ी बढ़ेगा और इनका नंबर बढ़ने से क्या होगा पता ही है आपको। अगर ये पैरासाइट्स, ये पैथोजेंस बढ़ गए, इनका नंबर बढ़ गया एटमॉस्फेयर में, मतलब सॉइल में, तो क्या होगा? शायद ही हमारे कांटेक्ट में आ जाएं और ये अगर मेरे कांटेक्ट में आ गए तो बीमार पड़ना तय है ना? तो सॉइल का कंटामिनेशन में लीड टू ऑल दीज पैथोजेंस, है ना? वाटर का पोल्यूशन या वाटर कंटामिनेशन ऑल्सो में लीड टू योर हेल्थ इफेक्ट्स, है ना? इल इफेक्ट्स ऑफ योर हेल्थ, राइट? तो ये सभी कंटामिनेशन या ये सभी हमारे पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट हैं। किसी भी तरीके का नॉइस कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ भी कॉज कर सकता है ना? जो लोग जैसे बच्चों आपको लगता होगा जैसे जो ट्रक ड्राइवर वगैरह होते हैं, बहुत इरिटेटेड होते हैं ना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, आपने कुछ भी बोला, उलझ गए, आपसे झगड़ा कर लिया, सब कुछ हो गया, है ना? इनका एक प्रॉब्लम है, ये दिन भर सड़क पे रहते हैं, दिन भर उस नॉइज़ के कॉन्टैक्ट में हैं, उस नॉइज़ का इम्पैक्ट उनके शरीर पे ऐसा हुआ होता है कि उनका मूड कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। दे विल ऑलवेज़ बी एग्रेसिव, राइट? सो दे विल कीप शाउटिंग, है ना? आपसे झगड़ा करेंगे, आपको बोलेंगे, सुनाएँगे, समझाएँगे, हमेशा शोर में रहने की आदत है उन्हें। तो ये इफ़ेक्ट है, ये हेल्थ पे आया हुआ एक इफ़ेक्ट है। जो लोग बहुत लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, उनके हार्ट पे इफ़ेक्ट होता है। जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, उनके लंग्स पे इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं जो इन पॉल्यूटेंट्स के कारण हमें हो सकते हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? और अगर मैं मेरे लिए तो बात कर ली, ह्यूमंस के लिए तो बात कर ली, लेकिन अगर मैं प्लांट्स के लिए बात करूं तो प्लांट्स को भी इन्होंने छोड़ा नहीं है, बख्शा नहीं है। पता है कैसे? प्लांट्स के अंदर प्री मेच्योर फॉलिंग हो जाती है। प्री मेच्योर फॉलिंग या प्री मेच्योर ग्रोथ जो है, या तो रिड्यूस ग्रोथ होगी या प्री मेच्योर ग्रोथ होगी, तो भी नुकसानदायक है। क्योंकि प्री मेच्योर ग्रोथ से आप ऐसा मत समझना कि मैम ये तो 3 महीने में आने वाला था, ये तो 2 महीने में आ गया तो अच्छी बात है, फ़ायदे की बात है। अरे नहीं भाई, 3 महीने इसीलिए रखते थे उसे क्योंकि फल पकने में समय लगता है। यहाँ तो फ्रूट ड्राई पे नहीं हुआ ना, तुरंत ही क्रॉप मेच्योर हो गई, तो रिड्यूस ग्रोथ हो जाएगी, या तो रिड्यूस ग्रोथ हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगा आपका प्लांट और ओवरऑल यील्ड पे इम्पैक्ट होगा। यील्ड कैसा हो जाएगा बेटा? लो हो जाएगा, है ना?
प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी गिरने लगेगी। या फिर दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है, प्री मेच्योर डेथ ऑफ द प्लांट्स हो सकता है। अगर आपके प्लांट के अंदर क्लोरोसिस हो गया, ये क्लोरोसिस तो पैरासाइट से होती है हालांकि, है ना, इस तरीके, सॉरी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होती है, आई एम सो सॉरी। तो कुछ ऐसे डिसीजेज हैं जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होती हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि प्रोबेबली उस जगह की सॉइल जो है वो कंटामिनेटेड है। तो ऐसे कई सारे इफेक्ट्स हमारे प्लांट्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि ये सिर्फ आपको नुकसान करते हैं, ये प्लांट्स को भी नुकसान करते हैं, लोअर हायर व्हाटएवर। इवन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिसीज, और आज के ज़माने में ना बेटा सबसे ज़्यादा यही दो डिसीजेस फेमस है। एक रेस्पिरेटरी इम्पैक्ट है और दूसरा कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बीमारियां हैं, ये सब इन्हीं पॉल्यूटेंट्स के कारण है। सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड दीज पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम आवर लाइव्स, ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे सारी चीज़ों से हम एक्सपोज हैं ही और हम रहेंगे ही, लेकिन वी कैन ट्राई टू रिड्यूस इट, टू मिनिमाइज इट। एनीवेज, दूसरा इम्पैक्ट है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, जिसका सबसे पहला इम्पैक्ट मैंने पोलर आइस कैप का मेल्ट होना बताया था आपको, है ना। और पोलर आइस कैप के मेल्ट होने से जो ओशन लेवल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ओशन लेवल गॉट इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट हमारे पास किसके हैं, ग्लोबल वार्मिंग के। और भी कई हैं, हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। एसिड रेन, जो कि मैंने आपको बताया आगरा में, हमारे यहाँ की जो केस स्टडी है उसके हिसाब से बता रही हूँ, हुई और भी कई जगह है, बट आई एम फोकसिंग ऑन केस स्टडी ऑफ इंडिया। तो आगरा में जो एसिड रेन हुआ था, उससे जो मार्बल था वो मार्बल करोड हुआ था, क्योंकि मार्बल क्या है बेटा, मार्बल एक केमिकल सब्सटेंस ही तो है, और एसिड भी एक केमिकल है। तो दोनों केमिकल्स के बीच में रिएक्शन हुई एंड जो मार्बल था वो करोड होना शुरू हो गया था। सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। एंड अनदर इज, लेट मी गो बैक, अनदर इज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन से मेरा मतलब है होल इन ओजोन, ओजोन की लेयर में छेद होना। ठीक है, ओजोन में होल्स होना शुरू हो गए, जिससे हार्मफुल यूवी रेडिएशन हम तक पहुंचने लगे, स्किन को डायरेक्टली पेनिट्रेट करके हमारे अंदर एंटर होने लग गए, और इससे कैंसर के केसेस ऑल ऑफ ए सडन बढ़ गए। सो ये सारी इम्पैक्ट्स, ये सारी चीज़ें किसके कारण हुई हैं, एयर पोल्यूशन के कारण। सो ऑल दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ ये एयर पोल्यूशन, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, जैसे सपोज एक्सरे की बात करूं बेटा, मैं तुम्हें कभी गई और एक्सरे से एक्सपोज हो गई तो पता चला कि म्यूटेशन हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्सरे से एक्सपोज होने से आपको म्यूटेशन नहीं हो जाना है ना। हार्मफुल यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर से कैंसर हो जाए एक ही बार में हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। क्या, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट भाई कितनी मात्रा में है और उसका कितना लंबा एक्सपोजर है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितनी देर तक आप एक्सपोज हैं। क्या आप 1 घंटे तक एक्सरे से एक्सपोज हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। क्या आप 2 सेकेंड्स के लिए, 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के लिए एक्सपोज हैं, नहीं आएगा, है ना। तो ड्यूरेशन मैटर्स बेटा, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑब्वियसली इट मैटर्स। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, भाई कितना कम कितना ज़्यादा पोल्यूटेंट है उस पर भी बातें निर्भर करेंगी। तीसरा, ऑर्गेनिज्म किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। म्यूटेशन ना बेटा जितना बैक्टीरिया में ईजी है उतना मेरे में ईजी नहीं है। मेरे अंदर म्यूटेशन को होने के लिए समय लगेगा, इंसानों में, बड़े हायर एनिमल्स में म्यूटेशन होने के लिए टाइम लगेगा। बैक्टीरिया में टाइम लगना है क्या? नहीं। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म होंगे तो इफेक्ट जल्दी दिखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे तो इफेक्ट जो है वो जल्दी नहीं दिखेंगे, राइट। सो हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड दैट टू डिपेंड अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स। चलिए, तो जो पर्टिकुलेट मैटर है वो क्या होते हैं अब हम देख लेते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसका कितना इम्पैक्ट होगा। चलिए, अब पर्टिकुलेट मैटर, जैसे जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, वो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर के बारे में मुझे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने कुछ डायमेंशंस फिक्स करके दिए बच्चों। उन्होंने मुझे बता के दिया है कि भाई इतने से इतने साइज का पोल्यूटेंट होगा ना तो ही वो नुकसानदायक है, नहीं तो नहीं है। आप याद करो, अभी हमने पढ़ा था, हमने क्या बात की थी, ड्यूरेशन मैटर करता है, टाइम ऑफ एक्सपोजर मैटर करता है। यहाँ पे साइज भी एक कंसर्न है, साइज भी वैरी करेगा। मतलब
अगर हमारा जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है उसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर है या उससे लेस उसका डायमीटर है, तो डेफिनेटली वो हार्म करने वाला है। मतलब वो हो सकता है मैंने इनहेल कर लिया तो मेरे शरीर में वो डिपॉजिट हो जाए, और फिर तो कहानी ही बदल जानी है बेटा। डिपॉजिट हो गया तो अब तो आपके पास कोई स्कोप ही नहीं बचा, अब तो वो है वहाँ पे प्रेजेंट है, डिपॉजिटेड है, अब तो वो नुकसान देगा ही देगा, राइट। सो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के लिए सीपीसीबी ने ये डायमेंशन हमें दिए कि 2.5 माइक्रोमीटर से उसका डायमीटर जो है वो या तो उतना हो या उससे कम हो, तो दैट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, राइट। अब देखिए इनसे हमें सबसे बड़ा इशू क्या है, बहुत छोटा साइज है ना बेटा, तो एयर में तैरता हुआ रहेगा, दिखेगा भी नहीं। पहली बात तो सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड मतलब बैठा हुआ नहीं है, सेटल नहीं हुआ है। तो अगर एयर में फ्लोट कर रहा है ना, तो तुमने जैसे ही सांस ली, तुम्हारी सांस के साथ अंदर आ गया, है ना, और अब तुम्हारी बॉडी का हिस्सा हो गया, बधाई हो। तो हमें इन्हें ब्रीद नहीं करना है। आप यू शुड नॉट ब्रीद देम डीप इन योर लंग्स। वैसे तो हमें पता ही नहीं होता बेटा, हम जानबूझ के तो करते ही नहीं है। हम तो नेचुरली नॉर्मली किसी इन्वायरमेंट में खड़े सांस ले रहे हैं और हमारे अंदर कितने सस्पेंडेड पार्टिकल घुस गए हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है एनीवेज, बट देन वी कैन अवॉइड इन दोज एरियाज, राइट, जहाँ पे ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का नंबर जो है वो कंपैरेटिवली हायर होता है, ठीक है। अभी ना आप अपने सिटीज़ में देखिए, सिग्नल्स पे पूरा मीटर लगा हुआ होता है, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है कि इस जगह की एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितने पॉल्यूटेंट का लेवल है, कितने एसपीएम है, वो सब कुछ मेंशन किया हुआ होता है। वहाँ से हमें कुछ तो अंदाज़ा लग ही सकता है, ऑल्दो ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, बट स्टिल यू कैन गेट अ रफ आइडिया फ्रॉम देयर, राइट। एनीवेज नाउ अगर इनके सिम्टम्स की बात करूं तो सबसे पहला और कॉमन सिम्टम तो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। मतलब सबसे पहली तकलीफ तुम्हें पता है क्या हो जानी है, सबसे पहली तकलीफ होगी ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होना। तो पर्सन विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं लेगा, हैवीनेस होगा, ग्रेजुअली जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो श्रिंक होने लगेगा, एंड ओवर द टाइम जो है उसको ब्रीदिंग के इश्यूज ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। तो ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं ये सब उसे होने वाली हैं। इरिटेशन, पूरा हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में इरिटेशन होना, जिससे आगे चल के कुछ एलर्जीज भी हो सकती हैं। तो एलर्जीज आर ऑल्सो समवेयर दे आर द सिम्टम्स, है ना, कि हमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फ्लेमेशन इज अनदर सिम्टम। क्या होता है बच्चों इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन जैसे आपको कहीं चोट लगी है ना, तो उस जगह पर, उस लोकलाइज्ड उस जगह पे आपका वो पर्टिकुलर वूंड जो है वो थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, गर्म फील होगा, वहाँ पे रेडनिंग हो जाएगी, इजंट इट। तो वो सब क्या है बेटा, वो सब इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन वैसे तो हमारी बॉडी का एक तरीका है हमें बचाने का, लेकिन इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे समय तक भी चला ना तो हमें नुकसान देता है। तो इन्फ्लेमेशन इज वन ऑफ द सिम्टम, आई मीन प्रीमेच्योर डेथ। अब तो आप नोटिस करेंगे तो कई सारे न्यूबॉर्न्स जो हैं दे मेजरली दे स्टिल बॉर्न, है ना, दे टेक स्टिल बर्थ। उसका क्या मतलब है, बर्थ के समय पे ही उनकी डेथ हो जाना या वूम से बाहर डेड ही आना, ये सब क्यों होता है? प्रीमेच्योर डेथ। स्पेशली एम्ब्रियो अगर मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा है और मदर इन चीज़ों से एक्सपोज्ड है तो बहुत चांसेस है बेटा प्रीमेच्योर डेथ के। और ये जितना एप्लीकेबल एनिमल्स के लिए है ना, ह्यूमंस के लिए उतना ही प्लांट्स के लिए है। प्लांट्स में भी प्रीमेच्योर फॉलिंग, प्रीमेच्योर डेथ, प्रीमेच्योर फ्रूट फॉलिंग, ये सब कुछ देखने को ईजिली मिल जाएगा, एंड ऑल इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स, राइट। सो दीज आर द इफेक्ट्स, दीज आर द सिम्टम्स। नाउ एयर पोल्यूशन जो है और उसका कंट्रोल का मेथड जो है वो हम देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है बेटा आपके सामने, जहाँ पे प्रिवेंशन के लिए मैं स्क्रबर यूज़ कर सकती हूँ या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। मेरे पास दो मशीन्स हैं जिन्हें मैं बहुत आसानी से यूज़ करके इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती हूँ। मतलब पोल्यूशन को तो नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ, एयर को प्योरीफाई कर सकती हूँ। कभी आपने पढ़ा हो घरों में आजकल एयर प्योरीफायर्स लगाए जाने लगे हैं। वो एयर प्योरीफायर्स में क्या सिस्टम इनबिल्ट है हम थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो ये इंडस्ट्रियल लेवल की चीज़ है, ये सिस्टम वैसा नहीं है जैसा घरों के एयर प्योरीफायर में आता है, लेकिन मोर और लेस आप इसे रिलेट कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। हम एक एक को डिस्कस करना शुरू करते हैं।
मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है इसकी एफिशिएंसी 99% है, क्योंकि एयर के अंदर जितने भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उन्हें ये ट्रैप कर लेता है, और वो मैटर जो भी इसने ट्रैप किए उन्हें हम रीयूज़ कर लेते हैं इन अ डिफरेंट फॉर्म, और उससे निकल कर जो जाने वाली है एयर वो कैसी है, क्लीन एयर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वैसे उसमें एक ड्राई प्रेसिपिटेटर भी होता है, आई विल राइट द कैटेगरीज फॉर यू। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर शॉर्ट में लिख रही हूँ। इट कुड बी इनबिल्ट और रादर इट कुड बी इंस्टॉल्ड इन द कंपनीज, बाय द कंपनीज, आई एम सो सॉरी। चलिए मैं एक बार आपको इमेज पे बताती हूँ, देखिएगा। ये मेरे पास दो मशीन्स हैं। पहला मेरे पास स्क्रबर है, ये स्क्रबर भी ड्राई और वेट हो सकता है। कई बार हम ड्राई एयर जब इसके अंदर फ्लो करेंगे तो उस एयर को हम कुछ स्प्रेस की मदद से उसके अंदर के पर्टिकुलेट्स को रिमूव कर देंगे। दैट इज़ वन मेथड। वो कैसे होता है हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। द अनदर मेथड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। दिस इज मोस्ट एफिशिएंट, हालांकि बहुत कॉस्टली है ये। इंडिया में तो ये काफ़ी कम जगह इंस्टॉल्ड है, बहुत महंगी मशीन है ये, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन है, और पावर कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से ये अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, प्लस मेंटेनेंस भी बहुत लगता है। उसके अगेंस्ट मेरे स्क्रबर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते हैं, और स्क्रबर्स भी एफिशिएंट तो हैं, हालांकि इतनी एफिशिएंसी नहीं है, बट स्टिल दे आर क्वाइट एफिशिएंट। कैसे प्रोसेस होती है दैट आई विल डिस्कस विथ यू। अगर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड की पोल्यूशन है, मतलब पोल्यूटेंट, एज अ पोल्यूटेंट इफ यू हैव SO2, तो बेस्ट मेथड फॉर रिमूविंग दिस SO2 इज स्क्रबर। स्क्रबर वेट और ड्राई दोनों टाइप के स्क्रबर हैं। फिलहाल जो हम पढ़ेंगे वो वेट स्क्रबर है, हमारे सिलेबस में वेट स्क्रबर है बेटा। तो ये वेट स्क्रबर क्या करता है, जब आप यहाँ से डर्टी एयर जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ये पास करते हैं, ये डर्टी एयर आपने पास की, यहीं पे हमारे पर्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वो पर्टिकुलेट मैटर्स कैरिंग एयर आपने इसमें पास की। ये एयर नीचे से जब ऊपर फ्लो होती है तो इसके ऊपर एक स्प्रे होता है, ये यहाँ पे स्प्रे होना शुरू होता है। और स्प्रे किसका है बेटा, लाइम स्प्रे होता है ना, इसलिए हमने इसको वेट बोला। पानी में लाइम को डिजोल्व करके लाइम वाटर का स्प्रे इसके ऊपर डाला जाता है, ठीक है, या इसे हाइड्रेटेड स्प्रे भी बोला जाता है। ये स्प्रे अल्टीमेटली जब एयर से रिएक्ट करेगा तो जितना भी पर्टिकुलेट मैटर है वो नीचे आकर सेटल हो जाएगा। ओके, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड नीचे आके बैठ गया है, प्रेसिपिटेट हो गया है, सेटल हो गया, इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ आगे चल के मेरे के कुछ एप्लीकेशंस में या मेरे किसी यूसेज में। सो दिस सल्फर डाइऑक्साइड गेट्स प्रेसिपिटेटेड एट द बॉटम। इवन दूसरे भी गैसेस होते हैं वो भी प्रेसिपिटेट होते हैं, बट देन सल्फर डाइऑक्साइड के लिए दिस इज द बेस्ट मेथड। यहाँ पे अब जब एयर ऊपर मूव करेगी तो वो एयर कैसी होगी, हेल्दी क्लीन एयर होगी। सो दिस इज माई क्लीन एयर नाउ। सिंपल सा मैकेनिज्म है, कुछ नहीं है। एक मशीन है हमारे पास, उस मशीन में इनलेट है, इनलेट से एयर पास की, ये एयर जब ऊपर मूव करेगी तो इसके ऊपर लाइम का स्प्रे है, लाइम के स्प्रे होने से सल्फर डाइऑक्साइड या जो पर्टिकुलेट मैटर्स है वो नीचे प्रेसिपिटेट हो गए, ये प्रेसिपिटेट हो गए, और अब जो एयर बाहर जाएगी दैट विल बी प्योर एयर, राइट। सो दिस इज हाउ दीज स्क्रबर्स दे वर्क। अब ये स्क्रबर्स कैसे एयर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, तो ये जो हमारी बाहर एयर है ना, जो सराउंडिंग्स की एयर है विच इज़ रिच इन सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, लेडेड पेट्रोल, लेड याद है आपको, लेड पेट्रोल में लेड को इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ समय पहले, लेड को इंट्रोड्यूस किया गया था पेट्रोल में, और अब लेड फ्री पेट्रोल आता है। यू नो दैट। क्यों बेटा, क्योंकि अब जो हमारी मशीन्स है ना, अब जो हमारी इंजन्स हैं, वो इंजन्स में कैटलिस्ट लगा हुआ है, और वो कैटलिस्ट के लिए लेड पॉइजन है। तो अगर आपने लेड डाल दिया तो आपका जो इंजन है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अब कैसा पेट्रोल दिया जाता है, अब लेड फ्री पेट्रोल दिया जाता है। सो नाउ वी स्टार्टेड यूजिंग लेड फ्री पेट्रोल। पहली बात तो इंजन की लाइफ को लंबा करने के लिए, दूसरी बात सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने के लिए। तो हम जो अनलेडेड पेट्रोल है उसे यूज़ करें,
अनलेडेड पेट्रोल या डीजल उसे यूज़ करें, और इस तरीके से हमारी जो प्योरिफिकेशन की टेक्निक है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि ना ये जो स्क्रबर है ना बेटा, इसमें भी मैं लेडेड पेट्रोल या मतलब सॉरी नॉट पेट्रोल, लेडेड एयर जो है उसको नहीं इंट्रोड्यूस होने दे सकती। सो अनलेडेड यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी हद तक तो सेफ रहेगा, और उसके अलावा आपके इंजन्स जो है मशीन्स के, ऑटोमोबाइल्स के जो इंजन्स हैं वो सब कुछ कैसे रहने वाले हैं, हेल्दी रहने वाले हैं। ठीक है, यही मैंने आपसे बात अभी की। हमारे अब के व्हीकल्स जो हैं उनके अंदर कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं जो कि हार्मफुल गैसेस को वहीं के वहीं फ़िल्टर कर देते हैं। ठीक है? तो वो फ़िल्टर करने के लिए उन्हें लेड नहीं चाहिए। अगर आपने लेड ले लिया तो लेड एक्ट्स एज़ अ पॉइज़न, और वो पॉइज़न के फॉर्म में काम क्या करे, कैसे काम करेगा, वो इंजन को ब्लॉक कर देगा और धीरे-धीरे इंजन जो है वो ख़त्म हो जाएँगे। इसीलिए ऐसे व्हीकल्स जो अभी के नए व्हीकल्स हैं, इनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड है, और कैटालिटिक कन्वर्टर के होने से ऑटोमेटिकली जो एमिशंस हैं वो कम हो जाते हैं, और इसीलिए हमें अब अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करना होता है, बिकॉज़ लेड एक्ट्स एज़ अ पॉइज़न। राइट, अब देखिए ज़रा, इंडिया में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट जो है ये प्रपोज किया गया था 1981 में, और इसके अंदर अमेंडमेंट ये पूछा गया है। एक बार स्कूल एग्जामिनेशंस में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि इसका अमेंडमेंट कब हुआ था, है ना, और क्यों हुआ था। इसका अमेंडमेंट 1987 में हुआ था, और जब इसे चेंज किया गया, अमेंड किया गया, तो वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन को भी एक फैक्टर रखा गया। तो नॉइज़ पोल्यूशन से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करके इस लॉ के अंदर अमेंडमेंट किए गए, चेंजेस किए गए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखिए ज़रा, ये एक इमेज है आपके सामने विच इंडिकेट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पल्यूटेड गैस है उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। ये पल्यूटेड गैस को हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आप जैसे ही इस पल्यूटेड गैस को यहाँ पे फ्लो करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इस गैस के अंदर कई सारे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये अनचार्ज है बेटा, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इनको चार्ज देना शुरू करेंगे। सो आई वुड लाइक टू गिव देम ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। कैसे, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। मैं एक कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके आजू बाजू क्रिएट कर दूंगी। मतलब समझना आप क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लगी बेटा, यू नीड टू इमेजिन कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स से क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली जो है वो नेगेटिव चार्जेस जो है वो रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस जो है वो रिलीज हो रहे हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, ये नेगेटिव चार्जेस क्या है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग एल्स बट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये तुम्हारा डस्ट पार्टिकल हो गया। ओवरऑल डस्ट पार्टिकल के ऊपर जब ये नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा डेवलप हो गया, मेरे इस डस्ट पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा डेवलप हो गया, नेगेटिव। राइट, तो देखिए यहाँ पे ये सारे नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए, है ना। अब मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत आसान है। यहाँ पे एक और प्लेट लगी हुई है, यहाँ पर भी एक प्लेट और लगी है। इस प्लेट पे पॉजिटिव, ये प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज है। ये सारे नेगेटिव पार्टिकल यहाँ पर आकर डिस्चार्ज हो गए, है ना। नेगेटिव पार्टिकल थे, फ्लो होते 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 आए, और यहाँ आकर क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए, अपना चार्ज लूज कर गए। ठीक है, जैसे इन्होंने अपना चार्ज लूज कर दिया, अब जो एयर यहाँ से पास होकर जाएगी वो कैसी होगी, एकदम क्लीन। सो नाउ द क्लीन एयर गेट्स एग्जिट, राइट। सो दिस इज हाउ वी फिल्टर एयर बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जहाँ पे हम कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, और ये जो कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, पूरे डस्ट पार्टिकल को हर तरफ से ट्रैप कर लेते हैं। सो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल अगेन ऑफ स्क्रबर, जो मैंने आपको अभी समझाया कि यहाँ पे हम सेडिमेंट्स के फॉर्म में इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ से लाइमस्टोन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे लाइम स्प्रे ऊपर से नीचे गिरता है। यहाँ से फाउल एयर एंटर करती है, दिस इज फाउल एयर, हाँ दिस इज फाउल एयर एंटर करती है। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स या सल्फर डाइऑक्साइड, एवरीथिंग गोज डाउन एंड द क्लीन एयर गोज अप। This is how it works. Now let us talk about a question. Which of the following is a secondary pollutant? है ना,
प्राइमरी पोल्यूटेंट का मतलब ऐसा होता है बेटा जो डायरेक्टली किसी भी सब्सटेंस से रिलीज हुआ हो और पोल्यूशन कॉज कर रहा हो। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब होता है जो अदर सोर्सेस या प्राइमरी से कन्वर्ट होके बना हो, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो क्योंकि अभी इनका बहुत क्लासिफिकेशन हमने नहीं डिस्कस किया, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ। हमारे पास ओजोन जो है, क्योंकि ओजोन O2+O से बनता है, तो किसी से बना है इसलिए इट इज O3 एंड देयरफॉर इट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट से जो बनता हो उसे हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में CO होगा तो ही नुकसान करेगा, नहीं तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, लेट इट भी, आप उसे इग्नोर कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों कैसे हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑटोमोबाइल से रिलीज हो रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं और हमें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है मेरे पास? प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो एक ही सेकेंडरी पोल्यूटेंट हुआ एंड दैट इज ओजोन। सो ओजोन इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये ओजोन क्या करता है बेटा? ये जितना भी हमारे दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं, इन पोल्यूटेंट्स के कारण ओजोन में होल क्रिएट होना शुरू हुआ है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर कैसी है हमारी? एक ब्लैंकेट के फॉर्म में है ना, और इस ओजोन लेयर के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट डाल रहा है? हमारी ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं, उसका एक इम्पैक्ट ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी है। यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं जितने भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं मेरे पास, और इन्हीं प्राइमरी पोल्यूटेंट से जैसे SO2 से SO3 बन सकता है, SO4 2 निगेटिव बन सकता है, ये मेरे सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड से अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड इटसेल्फ इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाए तो दैट बिकम्स सेकेंडरी, दैट बिकम्स पॉइजनस। NO से NO3 बन सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर अगेन फर्दर कन्वर्ट होकर आपको हार्म कर सकती है। सो ऑल दीज आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट, दीज आर प्राइमरी एंड दोज आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड के वेरियस कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, कई अलग गैसेस के साथ रिएक्ट करके इट कैन हार्म अस।